and other one is a fibroid. दूसरा क्या था? सर फाइब्रॉइड इन, एक फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी था, दूसरा फाइब्रॉइड यूट्रस था। ओए भाई, फाइब्रॉइड टक्कर क्या तुम्हें? ये होता है फाइब्रॉइड में। क्या गलती होगी तुमसे? सर मेरे ख्याल से तो दोनों केसेस बहुत अच्छे हुए थे। 26 वीक्स IUGR प्रेगनेंसी थी जो फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ थी, लेकिन जो है वो उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा इशू हुआ। मुझे 58 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स से मुझे उन्होंने जो है ना फेल किया है। तो यानी तुम्हें 6 की बजाय 5 दे दिए फिर? 5.58% दिए, 60 पे पास होता है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो अगली दफा हो जाओगे इंशाल्लाह। और सर दूसरा जो केस था उसमें थोड़ा सा ये इशू हुआ कि पेशेंट ने जो है मुझे फर्स्टली कह दिया था कि मुझे फाइब्रॉइड यूट्रस है। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो तो जो है तुम लेकिन उसकी कंप्लेन जो थी वो एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ थी पेशेंट फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months। हाँ तो ठीक है। तो तुम कहो कि पेशेंट हैज टोल्ड मी हिस्ट्री। जो पेशेंट दे हम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? एक लेडी डॉक्टर तुम्हारी पेशेंट है, वो खुद ही बताएगी मेरा डायग्नोसिस ये है, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी गलती नहीं है। तो कह दो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आर फाइब्रॉइड फॉर 9 months है। ये क्या फाइब्रॉइड? कि जी ये पेशेंट ने खुद लफ्ज से इस्तेमाल किया। कहते हैं ना कि स्टेज शुड बी इन पेशेंट्स लैंग्वेज। ये पेशेंट की लैंग्वेज है, उसने खुद कहा है मुझे फाइब्रॉइड, नो प्रॉब्लम। इस पे तो नहीं कुछ आपको। सर ह्यूज फाइब्रॉइड था 30 सेंटीमीटर का, तो उसकी वजह से जो ना परस्पेक्टिवम पे मुझे सर्विक्स विजुअलाइज नहीं हुआ, बिल्कुल एंटीरियर हाई अप सर्विक्स था वो। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो उसमें मैंने पेप्सिमियर भी नहीं ले सकी मैं। अब वही पता नहीं क्या आप बाकी मैनेजमेंट जो है वो मायोमेक्टमी का ऑप्शन मैंने से दिया। यंग पेशेंट थी, नलीपेरस थी, तो तो फिर ठीक है। मैं मायोमेक्टमी का ऑप्शन मैंने रखा। पेशेंट जो है जीएनआर एचएनआर ले चुकी थी 3 months बैक, लेकिन उससे उसका फाइब्रॉइड रिड्यूस नहीं हुआ था। इतना बड़ा फाइब्रॉइड कहाँ रिड्यूस होता है? ठीक है। कोई चेंज नहीं आया था उसके फाइब्रॉइड के साइज में जीएनआर एचएनआर 3 months लेने से भी। चलो थोड़ा सा आप बॉर्डर लाइन हो गई, अगली दफा इंशाल्लाह बॉर्डर के उस पार चली जाओगे। इंशाल्लाह सर। बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तान ना चली जाए, साढ़े को नहीं सर आजकल वीजा बंद है। बिल्कुल ठीक। सर इस बार मुझे आपको भी 1-2 केसेस प्रेजेंट करने हैं, मैंने सोचा था इमरान साहब से बात करूंगी मैं। जी तो आप कहाँ रहती है? कराची में रहती हो? मैं हैदराबाद में रहती हूँ सर। मैडम एग्जामिनेशन सेंटर मेरा कराची का लगता है। मैं हैदराबाद में मैं 3 प्रोफेसरों को बहुत अच्छी तरह, मैडम आफ्ताब, मैडम श्रीचंद, पुष्पा श्रीचंद, जी जी मेमन, आमना मैडम। हाँ, ये सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं हैदराबाद की तीनों। चलो चलिए, थैंक यू सर। नेवर माइंड, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। आप 23-24 तो हो गए, तो आज हिस्ट्री किसने प्रेजेंट करनी है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने प्रेजेंट करनी है। डॉक्टर मिर्जा फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल कराची। डॉक्टर मिसबा, 9:05 होने वाले हैं, 2-3 मिनट और। किसी ने कोई और सवाल पूछना तो पूछ लो, वरना फिर शुरू कर। चलो फिर आप डॉक्टर मिसबा जी डॉक्टर। बोलिए। My patient Mumtaz, wife of Vakil, 50-year-old, not formally educated, housewife, resident of Kasba Colony, married since 30 years, para 3+0, previous 3 cesarean section, last born 22-year back, menopausal for 7 years, known case of diabetes and hypertension, control on medication. Admitted via outpatient department of Civil Hospital Karachi on 26th. डॉक्टर मिसबा, आप जरा स्पीड को थोड़ा 4-5 डिग्री नीचे कीजिए। आप 5th के 4th गियर में आ जाएं या 3rd गियर में। Admitted on. आपके एग्जामिनर इतने अटेंटिव नहीं होते
वो, लेकिन आप चाहेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन उनको रजिस्टर भी हो, तो उसके Okay. लिए थोड़ा सा ऐसे बोले कि वो सारी बातें समझते जाए। चले, Uh, मैं uh, 7 years जी। known case of diabetes mellitus and hypertension for 7 years on medication. Admitted via outpatient department of Civil Hospital Karachi on 26th of July 2021, and today is her third day of admission. With complaint of foul-smelling vaginal discharge, fever with rigors, and loss of appetite for past 3 months. My patient is postmenopausal for 7 years and was in usual state of health when 3 months back she developed complaint of vaginal discharge, copious in amount for which she used one pad 3 to 4 times per day. Yellow in color, foul smelling, not a blood stain, not associated with itching. She is sexually active till 3 months back with quartal frequency of 1 to 2 times per week. No previous history of vaginal discharge, postmenopausal bleeding, postcoital bleeding, or pain during coitus. Previously, husband lives in Saudi Arab and was driver by occupation, and from last 1 year, couple living together, couple having monogamous relationship and never used barrier method for protection. No history of urethral discharge or ulcers over the genital region in husband. Patient was not vaccinated and age at first intercourse was around 20 years. Pap smear screening was never done and she is not smoker. Vaginal discharge is associated with fever and rigors. In 3 to 4 episodes in last 3 months. Each episode lasts for 1 day. Temperature was not documented, but relief by taking medication prescribed by local practitioner. Last episode was 1 week back, for which she is taking some antibiotic course for 5 days. These complaints are also associated with weight loss and loss of appetite, but not associated with nausea, vomiting, no change in urinary or bowel habits, and and there is no history of chronic productive cough or contact जी। हेलो हेलो, history of the tuberculosis. She आप एक visited a nearby clinic for vaginal discharge 2 months. एक मिनट सुनिए, आप बीच में से आधे मिनट के लिए गायब हो गई थी, तो आवाज मेरी बंद आवाज हो कट गई गई थी, होगी. इसलिए यहाँ से फिर शुरू करें। नो बॉल और यूरिनरी सिम्टम्स। No bowel and urinary symptoms and no history of chronic productive cough or contact history to tuberculosis. And she visited nearby clinic for vaginal discharge 2 months back and advised to follow up in tertiary care center with ultrasound and CT scan. Report not known to her. Visited Civil Hospital Karachi 1 month back. Admitted and proceeded for examination under anesthesia with biopsy taken from birth canal and discharged with advice of follow-up with histopathology report and further management. Admitted again 3 days back with same complaint, histopathology report received but finding not known to her. She is not being counseled about her diagnosis and management during hospital stay. Her sugars being checked 6 times, change in oral hypoglycemic medication, and perineal washing done along with the drip water. On examination, in menstrual history. एक मिनट, तो यहाँ पे हिस्ट्री में आप शामिल कर लीजिए। She is postmenopausal for last 7. जो वो तो कह दिया आपने, नहीं, जो आपके ख्याल में इसकी और इन्वेस्टिगेशंस होनी थी और उसने आपको नहीं बताया कि हुई है कि नहीं। उसने बताया बायोप्सी की रिपोर्ट उसको नहीं पता। नहीं, उसको डॉक्टर पहले खुद वो जो है सेल्फ रेफरेंस के साथ आई थी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करा के ये उसने मुझे खुद बताया था। जी, अल्ट्रासाउंड फिर लास्ट टाइम वो एडमिट हुई थी, उसमें कुछ जी, ये आवाज कट कट के आ रही है भाई। हेलो हेलो डॉक्टर मिसबा, आप ना एग्जिट करके रीजॉइन करें। मैं नहीं सर, डॉक्टर मिसबा। चले सर, आगे जाऊं? जी, आप बताइए। नहीं, मैं कह ये रहा था। हाँ जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी डॉक्टर, मुझे आ रही है आवाज।
जी जी। जी मैं आपसे कह ये रहा था कि ये पेशेंट दाखिल हुई, उसकी बायोप्सी हो गई, अब फिर दोबारा दाखिल हुई है, आपने कह दिया कि बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं पता उसको, लेकिन साथ ये भी कह दीजिए जो आपके ख्याल में और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि इसका एमआरआई नहीं हुआ, इसका सीटी स्कैन, रीनल फंक्शन टेस्ट, डॉक्टर सीटी स्कैन इसका हुआ है, अल्ट्रासाउंड सीटी वो साथ में ही बताया नहीं आपने मुझे ना। तो वो मेरे से आवाज कर रही थी ना, जब ये पहली दफा फर्स्ट इसका विजिट 2 मंथ्स बैक था, जब ये अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करा के आई थी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड और सीटी हो गया, फिर जी वो सबसे पहले इसने वही दोनों करवाए थे। यू हुआ जी इंट्रावेनस यूरोग्राफी हुई? नहीं। वो कहिए ना फिर, क्योंकि ओके होनी चाहिए थी कि एक ओके अप टिल नाउ इसके रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं हुए, आईवीयू नहीं हुआ, लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं हुए, अगर हुए हैं एक, मेरा मतलब सर, है अगर लास्ट आप टाइम खुद ही एक ब्लड बार कहते इन्वेस्टिगेशन कि हुई थी। जो जो हुई थी तो फिर बता दीजिए कि ये हो चुकी ठीक है है, लेकिन मुझे ठीक है रिपोर्ट नहीं पता। लेकिन ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ये केस है, लेट्स जंप एट द डायग्नोसिस, सीए सर्विक्स का। तो जी उसमें आपके ख्याल में जब आपने डायग्नोस बना लिया राइट साइड पे, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन जो पूरी होनी चाहिए वो लिख लें। जब हिस्ट्री ले ली ठीक है है। आपने, जब आपने इन्वेस्टिगेशन लिख ली, सही। जो पेशेंट ने बता दी है वो तो टिक कर दिया कि शी हैड अल्ट्रासाउंड, शी हैड सीटी स्कैन, शी हैड बायोप्सी, शी हैड दिस जो भी है। और जो रह गई, जैसे मैंने कहा आईवीयू नहीं हुआ इसका, आईवीयू ने हुआ। इसके रीनल फंक्शन टेस्ट नहीं हुए, इसके लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं हुए, एक्सरे चेस्ट नहीं हुआ, तो ये बातें आप कह देंगी ना, तो फॉरेन एग्जामिनर समझ गए कि आपको सब पता है कि सीए सर्विस की क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके पूछे बगैर, ओके उसके पूछे बगैर। तो इसलिए आपको ऑलरेडी मतलब वो 6 नंबर दे देगा कि इस लड़की को तो सब पता है, मेरे पूछे बगैर बताती है मुझे। समझ गए मेरे बात? तो आप सब के लिए टिप ये है कि जो आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बना लें, उसके मुताबिक आप लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिख लें, और फिर एग्जामिनर से पहले पेशेंट के पास वापस जाके वो लिस्ट पूछे कि ये आपका ब्लड टेस्ट हुआ था, आपका एक्सरे टेस्ट हुआ था, आपका कोई ऐसे टेस्ट हुए थे जिगर के या गुर्दों के टेस्ट के लिए, इस तरह से पूछ ले। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे कि शी नोज कि ये सी सर्विस में क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो फिर आपकी मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको डिटेल ये सारे टेस्ट एग्जामिनर के पास नहीं बोलने पड़ेंगे और आपका टाइम बच जाएगा। समझ गए? ओके ओके जी, चलिए फिर इसके 2 महीने पहले वापसी हुई थी, अब फिर दाखिल हो गई। जी बोलिए। सर बाकी हिस्ट्री बताऊं? एचओपीआई खत्म हो जी गई है। जी बोलिए। नहीं नहीं, टाइम क्यों खत्म हुआ, आप बोलिए। In menstrual history, menopausal for 7 years, and in sexual history, sexually active up till now. And in gynecological history, pap smear was never taken and had BTL done 22 years back. जी In obstetric history, para 3+0, previous 3 cesarean section, last born 22 years back. हम्म, 2 males and 1 female, all are healthy and alive. In medical history, known case of diabetes and hypertension from last 7 years on drugs. And in drug treatment, taking oral hypoglycemic and antihypertensive, name not known to her. And in surgical history, and she's previous three, no history of blood transfusion. In personal history, her history of weight loss is present along with loss of appetite and no change in bowel and urinary habits, and she is not habitual of smoking.
No family history of uterine carcinoma, cervical, ovarian, or breast carcinoma. No history of hypertension, diabetes, or cardiac disease in the family. Belongs to poor socioeconomic status. Day-to-day needs met with difficulty. On examination, middle-aged female. जब हिस्ट्री खत्म हो गई थोड़ा सा 2 3 4 सेकंड का पॉज दीजिए ताकि फिर एग्जामिनेशन शुरू कीजिए ताकि एग्जामिनर हिस्ट्री के मतलब कुछ क्वेरी पूछना चाहे तो यही पूछ ले। ओके जब आप तो बिल्कुल ही रेलगाड़ी की तरह मत भागिए। मतलब मैं ये कहूँगा कि इस जो आपने हिस्ट्री बोली है बहुत अच्छी बोली है, बहुत अच्छी बोली है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीए सर्विक्स पढ़े तो उसमें बहुत सारे आपने नाम ले दिए। आप उसको कहा कि क्वाइटस कौन सी एज में शुरू हुआ, अर्ली क्वाइटस जाता। आपने ये भी कहा कि वो मोनोगैमस है तो पॉलीगैमी या पॉली एंड्री नहीं है उसके साथ। आपने स्मोकिंग भी कह दिया, कहा ना आपने, शी इज नॉट ए स्मोकर। नहीं जी जी स्मोकर नहीं है, ये बोला आपने ना जी। ये सारे वो फैक्टर्स है वो जो हम इन्यूमरेट करते हैं किताब में कि पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। आपने बोला कि रिलेटिव्स में भी किसी को कैंसर की हिस्ट्री नहीं है। जी जी तो अपने मुल्क में ये बोलने की खास जरूरत नहीं है कि हस्बैंड सर्कमसाइज्ड है या नॉट सर्कमसाइज्ड, बाहर के मुल्क में ये इम्पोर्टेंट होता है। और रेस रिलेटेड है फैक्टर के ब्लैक्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्राउन्स एंड वाइट्स। वो चूँकि पाकिस्तान में फिक्स रेस है वो भी को बोलने की जरूरत नहीं। फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज में ज्यादा रिस्क होता है या मल्टीपल में ज्यादा रिस्क होता है, वो आपने बोल दिया कि ये कि इसकी पैरिटी क्या है 3 सिजेरियन सेक्शन। तो आप, मेरा मतलब ये आपको इंटरप्ट करने का ये है कि आपने जितने रिस्क फैक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सबका नाम लिया है। अगर 2 4 नहीं तो वो इस वजह से कि आपने अपना माइंड उस पर नहीं अप्लाई किया कि और क्या रिस्क फैक्टर्स आपको आते हैं जी। और क्या रिस्क फैक्टर। फिर उनका कह दीजिए नो हिस्ट्री इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, नो हिस्ट्री ऑफ जैसे आजकल तो वैक्सीनेशन भी होती है। शी डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन फॉर सीए सर्विक्स। सही ये मैंने बताया था, लेकिन सीए सर्विक्स के लिए नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था कि शी वाज नॉट वैक्सीनेटेड ना। वो यहाँ स्पेसिफिकली बोलिए। ठीक है ओके। यहाँ स्पेसिफिकली सीए नो वैक्सीनेशन अगेंस्ट सीए सर्विक्स। ठीक है। ये 3 4 लफ्ज बोल देते तो फिर आपके नंबर 6 के बजाय भी 7 हो जाते। राइट चले एग्जामिनेशन पे आ जाइए। On examination, middle-aged female lying sitting comfortably on bed with BMI of 27 kg per meter square, well orientated and answering my question properly with vitals of BP 140/80 millimeter of mercury, pulse 84 beats per minute, temperature 98.6 and respiratory rate of 16 beats per minute. Remaining sub-vitals are normal. On chest examination, normal vesicular breathing. On CVS examination, S1 S2 audible. On breast examination, bilaterally symmetrical, non-tender, no palpable mal felt. And on abdominal examination, flabby, moving equally with wrist. थोड़ा सा आपका ऑर्डर क्या आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो डॉक्टर वो एक्चुअली नीचे भूल गई थी बोलना तो इसलिए बता दिया बीच में। पहले वो आएगा, पहले वो आएगा। ठीक ठीक चलो। Okay. On abdominal examination, on inspection, abdomen is flabby, moving equally with respiration. Longitudinal infraumbilical scar of previous cesarean section present. Umbilicus centrally placed, inverted. No pulsation, no misrovagally on palpation, and abdomen was non-tender. On perineal examination, on inspection, vulva, urethral opening, introitus and anus normal looking with sparse hair distribution, yellow color discharge coming out of introitus. And on speculum examination,
Lateral vaginal walls are pale with no rugosities or signs of inflammation. Yellow color discharge present in vaginal canal. Cervix cannot be fully visualized. Irregular growth of approximately 4 into 4 centimeter involving whole of the posterior lip with necrotic areas involving upper one-third of posterior and lateral vaginal wall. Discharge seems to be also coming from the cervical canal. On bimanual examination, anterior lip wall of cervix was taken up, anterior and right fornix clear, and left and posterior fornix flush with cervix, irregular growth, firm in consistency, involving whole of the posterior lip, and uterine size could not be assessed, and blood mixed with the discharge present at the end of the examination. Uh, एक मिनट आपकी काफी ठीक डिस्क्रिप्शन है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो जी ये जो आपने ग्रोथ बोली है, आपने बोला इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर लिप एंड पोस्टीरियर वैजिनल वॉल, ये बोला आपने, तो वो ग्रोथ के थोड़े से फीचर्स बोलिए। द सरफेस इज कवर्ड बाय ब्लड और सरफेस इज कवर्ड बाय पुरुलेंट और पस मटेरियल, राइट? और फिर ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द ग्रोथ ब्लीड्स ऑन टच और डजंट ब्लीड ऑन टच। और फिर तीसरा कि ये जो ग्रोथ है, जब मैंने बाईमैनुअल एग्जामिनेशन किया, वाज इट मोबाइल, मूव कर सकती थी मैं, कि इट इज फिक्स? बोलिए साहब, इट इज फिक्स। और फिर ये बोलिए कि जब मैंने विड्रॉ किया फिंगर्स को, देयर वाज what kind of discharge on my fingertips? Was it blood stained? डॉक्टर ब्लड मिक्स विद द डिस्चार्ज था वो। हाँ, वो बोलिए फिर। on withdrawal of my fingers I could see blood on my fingers. इसका मतलब ये हुआ, ये जो ग्रोथ है इट ब्लीड्स ऑन टच। ओके, जो कि वो ज्यादा चांस है कि फिर ये सीए सर्विक्स है जी, ये कोई और तरह का पॉलिप या कुछ और नहीं है, राइट? जी। हाँ, फिर आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि द ग्रोथ इन्वॉल्व्स posterior fornix and upper part of vagina, बोला ना? जी जी। हाँ, तो आप चूंकि सीए सर्विस की स्टेजिंग में अपर 2/3 इन्वॉल्वमेंट स्टेज 2 होती है, और अगर वो लोअर थर्ड तक आ जाए तो फिर स्टेज 3 हो जाती है। तो इसलिए आपको ये बोलना चाहिए था कि ग्रोथ इज इन्वॉल्विंग posterior fornix and upper 1/3 or 2/3 or upper part of vagina and not, ये अल्फाज बोलिए, not extending to the lower third. Okay. Growth is involving upper one-third of the posterior and left lateral vaginal wall and not extending to lower third of the vaginal wall. Very, very good. अगर आपने ये कहा है तो instantly एग्जामिनर को पता लग गया कि you know the stages of CA cervix. Okay. Right? Okay. Yeah. And digital rectal examination, mass felt in anterior rectal wall, but rectal mucosa was mobile. Very good. Very good. And there was no blood on my fingertip. There is no blood on my withdrawal of fingers. Good. चले, माशाल्लाह, you are doing very well. तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अब क्या करेंगे? अब सर इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हुई है पेशेंट को, क्योंकि कुछ पता नहीं, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशंस से स्टार्ट करेंगे ताकि हम ये स्पेशली नंबर 1 नाम लीजिए। with the starting with the blood group and RS factor, on specific only. Okay. Okay. अपने नंबर ना कम करो, तुम्हारे बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे, नंबर 1 क्या होगी? नंबर 1 डॉक्टर इसकी तो जो इसके
EOA जो इसका एग्जामिनेशन हुआ था और उसकी फाइंडिंग्स क्या है? वो भी बाद में होगी, पहले उससे भी पहले। बाबा इसकी बायोप्सी हो चुकी है। जी, EOA एंड बायोप्सी उसी की रिपोर्ट मांग रही हूँ। हाँ, EOA EOA लफ्ज फर्क है बाबा। अच्छा EOA ठीक है, is a different thing. ओके। बायोप्सी, तो हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द बायोप्सी, सही है। नंबर 1 कि हिस्टोपैथोलॉजी बताइए मुझे इसकी बायोप्सी की, ओके क्योंकि जब वो बता देगी कि ये सीए सर्विक्स है ओके या सीए सर्विक्स नहीं है, जो भी वो एग्जामिनर आपको बताएगी यही दो बातें बताएगी ना कि इसकी बायोप्सी हुई थी, द रिपोर्ट इज इट इज सीए सर्विक्स है, या ये कह देगी कि इसकी बायोप्सी हुई थी वो उसमें मैलिग्नेंसी नहीं है। यही दो बातें बताएगी ना जी। क्योंकि जब उसने कह दिया सीए सर्विक्स है इसको, तो फिर आप बोलेंगी बाकी इन्वेस्टिगेशंस। ओके आप बोलने लगी थी पहले मैं उसका सीबीसी करवाऊंगी, ब्लड काउंट, मैं उसका ब्लड शुगर करवाऊंगी, मैं उसका ब्लड ग्रुप करवाऊंगी, वो सारी बातें ओके वो रेलेवेंट है ओनली व्हेन वी नो द डायग्नोसिस। ओ तो सही। आज की टिप आप सबको ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसी हो चुकी है जिनसे आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस मिलता है इम्तिहान में, पहले वो इन्वेस्टिगेशन पूछो, पहले वो पूछो कि जी अगर इसका ऑब्स्टेट्रिक केस है, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कोई एनोमली है या कोई प्रॉब्लम है, पहले वो पूछो कि जी इसका अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था उसमें क्या प्रॉब्लम। तो और फिर इसी तरह अब इस पेशेंट में तो उसकी सारी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन वो बताती है हमें कि इसकी सर्विक्स है, और फिर आप पूछ के कि जी इसका मुझे पहला डायग्नोसिस मुझे ये बताइए कि इसकी बायोप्सी रिपोर्ट क्या है। डॉक्टर इसके आई थिंक मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा सर्वाइकल बायोप्सी में एडिनोकार्सिनोमा है जी, स्क्वेमस सेल होगा, वैसे लगता नहीं। जी एडिनोकार्सिनोमा तो 5% में होता है, 95% में जी स्क्वेमस जी सेल। 90% में। तो ज्यादा चांस ये है कि वो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो। जी अगर वो मसलन कह भी दे कि इसको एडिनोकार्सिनोमा रिपोर्ट है, आप जी कमेंट वहीं पे कर दीजिए कि मैडम एडिनोकार्सिनोमा इज ओनली इन 5% केसेस। तो एग्जामिनर ओके अब बेहतर ये होता है कि एग्जामिनर कम बोले, आप ज्यादा बोले। अगर एग्जामिनर बार बार एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा दोहराता है, वो तो टाइम जाया हो रहा है, उसके नंबर नहीं मिलते। नंबर तो मिलते हैं जो आप बोलें। सो मैक्सिमम आप बोलिए, आप टाइम कंज्यूम कीजिए मैक्सिमम। और इसी तरह जब आप उसने कह दिया ना जी, मसलन उसने कहा इस पेशेंट को एडिनोकार्सिनोमा, जी, तो आप फौरन बोलिए कि मैडम adenocarcinoma is seen only in 5%, 90%, more than 90% cases it is squamous cell carcinoma। जो उसने सवाल पूछना था आपने फिर जवाब देना था। तो आप जैसे क्लेवर कैंडिडेट को वो वन अप रहता है विद एग्जामिनर, अहेड ऑफ व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क, वो खुद ही बोलता है। चले माशाल्लाह, ये डन वेल। ये आपने पूछा बायोप्सी की रिपोर्ट, आगे जी उसको आज की डिस्कशन के लिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कर लेते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर बोलिए। गई थी, आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बोलिए पूछेंगे ना। प्लीज। आवाज कट रही है बार बार। मैंने कहा कि आप बायोप्सी की रिपोर्ट मांगी तो जी रिपोर्ट आ गई कि इट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जी जी अब बोलिए। अब ये पहली इन्वेस्टिगेशन मैंने बताई आपको,
मैंने जी इस put lot of emphasis on this कि जब आप इन्वेस्टिगेशन मांगे the most relevant पहले मांगे, ओके राइट? और इसके यहाँ पे मोस्ट रेलेवेंट बायोप्सी थी, जी वो भी मिल गई आपको कि ये कार्सिनोमा सर्विक्स है। अब बोलिए। then I need MRI and EUA findings. ना अब वहां ना जंप करें। Okay. अब वो जो आप पहले बोलने लगी थी ना, इसकी हीमोग्लोबिन ये Okay. वहां से आप शुरू करें, Okay. क्योंकि I need her. वो सारी टेस्ट जो आप बोलने वाली थी रेलेवेंट हो गया अब। जी उसकी हीमोग्लोबिन रेलेवेंट है, उसका THC DHC ब्लड काउंट जो भी है, उसकी ब्लड शुगर जो आप बोलने वाली थी वो सारे रेलेवेंट है इसके। अब सर रिपोर्ट्स भी साथ ही बता दूं? आपको नहीं पता रिपोर्ट पता है मुझे, वो साथ ही बता दूं? आप कहेंगे वो पूछिए कि जी इसके आप मुझे हीमोग्लोबिन बताइए, इसका CBC बताइए, इसका फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन जो भी आपने करवाने हैं वो पूछते जाए। वो पूछने के बाद है ग्लूकोज टेस्ट भी हो गया और यूरिन टेस्ट, फिर आप आइए स्पेसिफिक इन टेस्टों पे। वो जनरल टेस्ट है। अब स्पेसिफिक जो आप पहले बोलने वाली थी, बायोप्सी में CS सर्विक्स आ गया तो फिर क्या करें, और कौन से स्पेशल टेस्ट करें? आपने कहा मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, मैं उसकी MRI करवाऊंगी, जो भी कर बोलिए आप बोलिए। Starting with the blood group and RH factor, her complete blood count, her RBS, anti-HCV, hepatitis B surface antigen, COVID PCR, her urine detail report, along with the renal function test, liver function test, HbA1c, and as patient was admitted and been also told me that having a 6-level sugar profile because of deranged sugar. That 6-level profile, then her ultrasound abdomen and KUB, Good. and MRI pelvis, drug sheet of the hospital, and previous examination under. आप इसका MRI क्यों करवाना चाहते हैं? To see the extent of the disease in the parametrium or the pelvic side wall. Although on my clinical examination, the furnaces are occupied, means that the patient is already in stage 2B. Parametrium is always already involved, but for the documentation purpose, I need MRI so that after chemo radiation, I can see the its effect on the shrinkage of the tumor. Very good. तो ये जरा वॉलंटियर आपने कर दिया इसका 2B, तो ये कहना ये थोड़ा सा इसमें ये क्लेवर वे ऑफ मैनेजमेंट है। इम्तिहान नॉलेज सबके पास है। All of you go into the examination after reading a lot. और टेक्स्ट बुक पता नहीं 10 दफा 20 दफा पढ़ी होगी आपने। सबने नॉलेज सबके पास होता है। जी। How you present it in the examination, वो प्रेजेंटेशन जो है कुछ को पास कर देती है, कुछ को फेल कर देती है। अभी वो आपके वहीं हैदराबाद की लड़की सपना कुमारी ने मुझे बताया कि वो फाइब्रॉइड दोनों के तरफ उसको मिल गया। फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी आ गया, फाइब्रॉइड अकेला भी आ गया, और फिर वो पूरे 60% मार्क्स नहीं मिले उसको, थोड़े से कम मिले। और वो होता यही है कि आप अब फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट किसको नहीं पता, CA सर्विस की मैनेजमेंट किसको नहीं पता, सबको पता है। और CA सर्विस तो केस ही बड़ा आसान हो गया। अगर आपको CA सर्विस मिले समझो आप पास हो। इसकी मैनेजमेंट की कोई रौला नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए, सब आपको पता है। और फिर इसी तरह कि वंस द डायग्नोसिस मेड एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो ये जो आपने वॉलंटियर किया ना स्टेज 2B, जरा उसको होल्ड करो। ओके। जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एग्जामिनर पूछे ये CA सर्विस है तो आपने PV की है, आपकी ये फाइंडिंग है, अब बोलिए क्या स्टेज है, फिर बोलिए। ओके।
क्योंकि फिर जब ये स्टेज बोल दिया आपने तो फिर बाकी इन्वेस्टिगेशन की कोई डिस्कशन नहीं होगी कि क्यों एमआरआई करवा रहे हैं, क्यों इसका लिवर फंक्शन करवा रहे हैं, क्यों एक्सरे टेस्ट करवा रहे हैं, ये कोई सारी बातें पूछी नहीं जाएंगी। फिर पूछा जाएगा इस पेशेंट में 2B है तो आप इसकी क्या मैनेजमेंट करेंगी। जी। और लकीली 2B की कोई किताब खोल लो, कोई नया आर्टिकल देख लो, मैनेजमेंट एक ही है और वो सिंपल है। उसमें आपने कुछ नहीं करना, जो करना है रेडियोथेरेपिस्ट ने करना, जी। ऑन्कोलॉजिस्ट ने करना है। इसलिए कोई डिस्कशन नहीं होगी कि वर्दाइमिस्टेक्टमी में क्या रिमूव होता है, क्या नहीं होता, क्या आप सर्जरी करेंगी तो ओवरीज निकालेंगी, नहीं निकालेंगी, अगर वो होना ही नहीं तो उसे डिस्कशन ही नहीं। तो इसलिए आसान है ये सर्विस केस, इसीलिए आसान है कि सीए सर्विस जनरली स्पीकिंग आपने 2B तो बिल्कुल ही पक्का कर दिया, लेकिन 1A के अलावा बाकी सब में भी तो इसकी ट्रीटमेंट या रेडिकल सर्जरी है या रेडियोथेरेपी है, तो दोनों के रिजल्ट एक से हैं। इसलिए आप रेडियोथेरेपी भी कहते हैं तो 1A के बाद वो भी ठीक है, और आप कहें कि सर्जरी नहीं मैं करूंगी, रेडियोथेरेपी, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो इसलिए ये पेशेंट जो है वो है जो विच विल हेल्प यू टू पास। तो बात यहाँ से चली थी कि आपने कहा कि फिर मैंने एग्जामिनेशन किया तो उसके बेसिस पे ये केस थी है। तो लेकिन चले हम आ गए कि ये सारी आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली। फिर बताइए मुझे अब इस पेशेंट में अब क्या करेंगे आप? ये हो गया, सारे टेस्ट भी आ गए और रिपोर्ट बायोप्सी की आ गई है, तो अब हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? Starting with the counseling of the patient and the family members. Actually डॉक्टर पेशेंट को कुछ नहीं पता था, फैमिली को सब कुछ पता था और वो पेशेंट को बताना कुछ नहीं चाहते थे। नो ये आज मेरी हट के सुन लीजिए जी। ये हमारी प्रैक्टिस में स्पेशलिटी में आम होता है, कोई हादसा हो जाए, आईयूडी होगी बच्चे की प्रेगनेंसी में, जी। ओ रिश्तेदार कहते हैं ओ इसका दिल छोटा है, इसको ना बताना, आपने रिश्तेदारों को बता दिया है, बस इसको ना बताना। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ ये आईयूडी के बाद बच्चा तो मुर्दा ही पैदा होगा जब भी होगा। तेरे ना बताने का मतलब है कि बच्चा ठीक है, वो जब बच्चा पैदा होगा मुझे कहेगी ये झूठा डॉक्टर है जी। इसलिए वो मुझे कमरे से बाहर बड़ा ब्रीफ करके लेके जाते हैं, आपने डॉक्टर साहब ये नहीं बताना, ये बड़ा ये वो। मैं जाते ही सबसे पहला बहुत बोलता बीबी आपका बच्चा अंदर ठीक नहीं है, मरा हुआ। ओके। वो सारे रिश्ते मैंने कूट देने। और इसलिए रिश्तेदारों की ये गलत एडवाइस है कि इसको ना बताओ। जी। इसी तरह कैंसर, इसके बेटे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं। लास्ट चाइल्ड बर्थ कब हुई थी? कोई 30 साल पहले, 22 साल। हाँ 22 साल पहले। तो इसके 3 बच्चे हैं, 22 साल यंगेस्ट है, तो बड़ा 30 का भी होगा। वो कहेंगे वो साडी अम्मी का दिल बड़ा छोटा है, इसको ना बताना, इसको ना बताना, कैंसर है। कैंसर का लफ्ज सुन के हुए तो बेहोश हो जाएगी। आपने कहना है आई विल नॉट टेल अ लाई, आई विल टेल ट्रूथ एंड इवेंचुअली शी विल कम टू नो द ट्रूथ। तो इसलिए मैं अभी क्यों ना ट्रूथ बताऊं, अभी क्यों ना सच बताऊं, बजाय इसके के बाद में उसको पता चले। और जब जो अब होना है इमोशनली साइकोलॉजिकली वो तब होगा, अभी होने दो फिर। तो इसलिए कि रिश्तेदारों ने आपको लाख कहा हो, अच्छा हुआ आपने मेंशन कर दिया, लेकिन आपने काउंसलिंग में कहना है आई विल काउंसल माय पेशेंट एंड हर हस्बैंड और रिलेटिव्स अबाउट द पेशेंट इज ऑन टॉप। उसको अपनी बात पूरी पता होनी चाहिए।
जी. We as doctors will not tell half truth or false things. We'll tell always correct diagnosis. Okay. ठीक हो गया, अच्छा हुआ आपने ये कह दिया. चलिए, I'll counsel my patient and her relatives. क्या काउंसल करोगी? ये डायग्नोसिस है. Regarding diagnosis, and after MRI pelvis, I will define the stage of the disease and need of chemo radiation. एक मिनट डॉक्टर साहब, ऐसा कीजिए. आप देखें ना, ये आई गल्ला ने जितने आके तुझे फिर अच्छा भला मैं आपको 6 की बजाय भी 7 नंबर दिलवा रहा था, और ये करके तो आपने एकदम से अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली. मुश्किल. MRI कर चुके हैं हम. डॉक्टर उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी इसलिए मैंने. नहीं, इम्तिहान में. अच्छा ठीक है. काउंसल करना है, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फिर काउंसल करेंगे आप. ओके. डोंट से कि जी आई विल काउंसल माय पेशेंट फॉर द डायग्नोसिस देन ऑर्डर MRI. ना. सारी, ताकि आप कंप्रीहेंसिव कंप्लीट काउंसलिंग करें उस पेशेंट की. जैसे आपको फीटल हार्ट नहीं मिला तो आप क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हो जी. सोनोलॉजिस्ट के पास भेजते हो. तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करके आप फिर काउंसल करते हैं मरीज को कि बीबी, ना मुझे सुना है, ना अल्ट्रासाउंड में नजर आया, आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है. इज़न्ट इट? जी. हाँ, तो इसलिए इसमें भी ये ना कि ये बाद में MRI करना. So I'll counsel my patient about the diagnosis. फिर I will involve multidisciplinary team and will involve gynecological oncologist, radiological gynecologist, and medical physician. आपने बस काउंसिल का लफ्ज कहा और टीम बननी शुरू हो गई. नहीं, यही तो मुश्किल है, मुसीबत है हमारी. I will counsel my patient about the diagnosis and possibilities of management. Okay. I'll counsel my patient that she has got carcinoma of cervix, which is in an advanced stage, and it needs treatment, which in early stages could be surgery, but at this stage it is radiotherapy and chemotherapy. Okay. ये बता के फिर आप टीम करेंगे. फिर आप ऑन्कोलॉजिस्ट से, रेडियोलॉजिस्ट से, सोनोलॉजिस्ट से, जिससे भी बात करनी है करोगे. फिर वो तैयारी जो होगी उस ट्रीटमेंट की, फिर उस ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो आई रेफर टू ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडियोथेरेपी सेंटर. जो ज़ाहिर है कि हर अस्पताल में तो होता नहीं, आपके सिविल अस्पताल में होगा, लेकिन हर अस्पताल में तो नहीं होता. नहीं डॉक्टर, हमारे पास भी नहीं होता. हम इन्वेस्टिगेट करके यहाँ से उसको या किरण रेफर कर देते हैं. तो फिर वही पूरा रेफरल बना के. वही. तो आई counsel my patient about the diagnosis and then possible management. इसमें possible management. At this is advanced और फिर stages. In light of my diagnosis and stage of the disease, she does not need surgery, she needs radiotherapy. अब टीम बना लो. Okay. आप ऑन्कोलॉजिस्ट को बुला लो, आप हेमाटोलॉजिस्ट को बुला लो, आप सोनोलॉजिस्ट को बुला लो, आप रेडियोलॉजिस्ट को बुला, जो भी बनानी है बना लो. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज गुड इनफ. ठीक हो गया जी. चलें. अब इसमें 2B है. पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? Doctor, combine chemo radiation in the form of external beam radiation, brachytherapy, and concomitant chemotherapy. वेरी गुड. और चलो कोर्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट देगा ना जी. वो उसके बाद फॉलो अप के लिए आपके पास आ गया. जी. 3 monthly for the first 1 year, then 6 monthly for
3 monthly for how many years? For 1 year, I guess. 2 years. Yeah, they're 2 years. 2 years. Okay. 3 monthly for 2 years, or subsequently Annually, lifelong. 6 monthly for next 5 years. Okay. Right? Okay. जब वो आएगी फॉलोअप के लिए आप क्या करें? Ask about the symptoms and examination and repeat. Repeat what? जब हम फौरन ही तो इन्वेस्टिगेशन दोबारा नहीं कराते हम उसका जब रेडियोथेरेपी जो उसका कोर्स कंप्लीट हो गया फिर कोर्स कंप्लीट हो गया तो देन अगेन MRI पेल्विस आ गया फिर अच्छा MRI करेंगी आप फिर टू सी द श्रिंकेज ऑफ द ट्यूमर कोई रोल है पेप स्मीयर का या साइटोलॉजी का इन फॉलो सर ये आइडिया नहीं मुझे नहीं अच्छा नहीं हम यहाँ से करें फॉलो अप जब भी आए किसी चीज का भी है पहले तो आई लास्ट सिम्टम्स जी सिम्टम्स जब फॉलो अप के लिए पेशेंट आए आपने ये कहना है I'll ask her about any symptoms or any complaint. Then I'll examine her for local recurrence or local problem. ठीक है? जी. फिर नीड भी बार बार आ रहा है MRI हर दफा MRI कराना पाकिस्तान में काफी महंगा टेस्ट है. जी. इसलिए I would say कि फॉलो अप में इजी जो है वो पेप स्मीयर. ओके. क्योंकि वो सस्ता है और साइटोलॉजी में पता चल जाता है रिकरेंस कोई मैलिग्नेंट सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. राइट. ओके. डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स आई विल सी हर और ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ठीक हो गया जी. वेरी गुड डॉक्टर मिसबा, यू हैव डन वेरी वेल. इंशाल्लाह थोड़ी सी 3 4 5 बातें जो मैंने कही वो एक तो ये कही कि आप हिस्ट्री में वो पॉइंट जरूर हाईलाइट कीजिए जो जैसे आपने किए काफ़ी किए रिस्क फैक्टर्स उस बीमारी के होते हैं, इसमें हैं कि नहीं है. ऐसे ही है ना. जी जी जी. फिर दूसरी बात मैंने ये कही कि रिस्क फैक्टर्स के बाद उस बीमारी की जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए, वो लिस्ट कंप्लीट बोलिए. ओके. तीसरा फिर यहाँ तो सीधा सीधा है ये लिस्ट में शामिल कीजिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई है उसके इन्वेस्टिगेशन भी. ओके. फिर जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उसकी बोलिए. और बाकी अगर आप में से कोई CA सर्विक्स पे फेल हो, मैं क्या करूं? वहां आपके शहर पहुंच के गिच्छी मरोड़ो. नहीं होना चाहिए. अब सपना कुमारी बैठी हुई है फाइब्राइड पे, नहीं फेल होना चाहिए. यूट्यूब चैनल पे नहीं फेल होना चाहिए. ये कोई प्रॉब्लम है जो ऐसी सीधी सीधी प्रॉब्लम है. और जब मुझे कोई मेरा स्टूडेंट आके बताता है कि ये उसको फाइब्राइड था फेल हो गया, उसको प्रलैप्स था, प्रलैप्स पे तो बड़ा हाई मोर्टेलिटी रेट, फेल हो गया. ऐसा ना कीजिए. एक सेट पैटर्न रखिए अपने माइंड में, उसके मुताबिक हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए. मैनेजमेंट तो आप सबको आती होती है. एक बात जो काउंसलिंग में निकली और कोई इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिकल बात, इम्तिहान के लिए नहीं, प्रैक्टिकल बात, कि आपने मरीज को झूठ नहीं बताया. आपने मरीज का जो सही डायग्नोसिस है वो बताना है, चाहे मरीज कितना अपसेट हो या ना हो, रिश्तेदार हो ना हो. We will not tell half truth. We will not tell a lie. We will tell truth, whole truth.
ये आप एटीट्यूड रखेंगी तो पेशेंट को पता होगा कि आप बता रहे हो सच, आपको खुद को पता होगा आप सच बता रहे हो, आपको कोई फिर कमजोरी नहीं होगी इन काउंसलिंग, इन डीलिंग विद द पेशेंट। फिर आप कह रहे हो बच्चा जिंदा है, बाहर निकल के कह रहे हो नहीं है जिंदा, ये कोई बात है? यू वुडंट नो व्हाट टू डू। जो कि आईयूडी हो जाए जी, एक मिनट, आईयूडी हो जाए तो दो बातें हैं कि या आप कहते हो कि जी इसको डिलीवर करें या वेट करें, ये पेशेंट को चॉइस देनी है हमें। रिश्तेदार कौन होते हैं डिसीजन मेकिंग, नॉट इवन हस्बैंड, ये पेशेंट का अपना डिसीजन है कि इस इंड्यूस करके मुझे डिलीवर कर लो, आई डोंट वांट दैट बेबी इनसाइड। और वो कहती है कि नहीं जी मैं तो इंतजार करूँगा, इंतजार कर लो, उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस जो भी हो सकती है वो बता दीजिए आप, डिसीजन पेशेंट का है। जी कुछ आप में से कोई बोल रही थी, कुछ कहना चाहती? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I want to ask a question. Sir, very nice mashallah presentation. Sir, question मेरा ये है कि what is PET scan and what is the importance of this PET scan in the recurrent cases? क्या जी, कौन सा स्कैन? सर वो पेट स्कैन जो हम कभी करा रहे होते हैं सर्विस के, वो हमें नहीं पता चलता ना, कभी थोड़ी सी डिटेल बता दें। एक मिनट, मैं इस ऑर्डर में बोलूंगा। सीए सर्विस की आज बात हो रही है। एमआरआई इज मोर रिलायबल देन सीटी, मोर इंफॉर्मेटिव देन सीटी, because it gives you about lymphadenopathy and things like that. और पेट स्कैन जो है बिल्कुल आखिर में बोलूंगा, पहले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वन पेट स्कैन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, पर दूसरा पेट स्कैन की हमारे हर सीए सर्विस में जरूरत। जैसे इस पेशेंट में क्या जरूरत है पेट स्कैन की? मोस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट, लेकिन किस लिए? तो पेट स्कैन आपने अच्छा हुआ पूछ लिया। इट विल बी द लास्ट, बल्कि उससे शॉर्ट आई विल स्टॉप। मैं इसका एमआरआई करूंगी, अल्ट्रासाउंड स्कैन करूंगी और मे बी सीटी भी कर लूं, बस फुल स्टॉप। वो एनी अदर टेस्ट, वो अगर आपसे कहलवाना चाहती है एनी अदर टेस्ट, फिर बोल दीजिए पेट भी हो सकता है। तो लेकिन आप ये आपने आज मेरी दूसरी बात, पहले वो काउंसलिंग की बात हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी जो मैं कह रहा हूं। आपका मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चाहे प्राइवेट पेशेंट है चाहे जनरल वार्ड पेशेंट है। एमीना टेस्ट लिखते जाओ, उस पेशेंट की मैनेजमेंट में उसका फायदा मरीज को है तो उसका टेस्ट करवाओ, उसके पैसे खर्च करवाओ। अगर वो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है, उसके ना डायग्नोसिस में मरीज को फायदा है ना उसके ट्रीटमेंट में मरीज को फायदा है, फिर मरीज का पैसा क्यों खर्च करती हो? ये तो वहां होता है जहां मुफ्त टेस्ट होते हैं। सो इन योर प्रैक्टिस, ये आज की टिप ले जाइए मुझसे। मेरे पास, मैं इन्फर्टिलिटी की मेरी प्रैक्टिस है, काफी बड़ी प्रैक्टिस है। मैं कभी सारे टेस्ट नहीं लिखता, FSH, AMH, प्रोलैक्टिन, LH और गोज ऑन एंड ऑन, थायराइड के सारे टेस्ट और फलाने फलाने, मैं ना, चूंकि मरीज ने पैसे खर्च करने बाबा। और आपको अच्छा भला पता है कि मरीज जब आपके अंडर आता है वो तो घर का रोटी का खर्चा भी आप पे ही डालता है। डॉक्टर साहब मेरे 10,000 रुपया खर्च हो गया, अरे तक कुछ नहीं होया। मैं पूछता हूँ 10,000 में से मुझे कितने दिए तुमने? और बिलीव इट, इन हमीद लतीफ हॉस्पिटल माय फीस इज द लोएस्ट फी। बाकी तकरीबन 50-60 गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाकी वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं, सबकी फीस मुझसे ज्यादा, सब मुझसे लड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं तो अपनी प्रैक्टिस करता हूँ टू कीप माई सेल्फ बिजी, और मैं आई शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल सोशल स्टेटा, अमीर भी गरीब भी। तो इसलिए मरीज की जेब का ख्याल रखिए, ख्याल इस तरह रखिए कि वो पैसे जेब च रहन, ये नहीं कि मैं कढ़ लवां दी जेब।
सॉरी, ये मैं आज डाइवर्ट कर गया, 2-3 बातें आपको प्रैक्टिस के मुतालिक बताने लगा, लेकिन ये आपने पेट स्कैन पूछा, मतलब जनरली स्पीकिंग नो, लेकिन किताब में लिखा हुआ है, और किताब में भी आखिरी टेस्ट लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा हुआ, बॉटम पे लिखा हुआ है। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। चले, एनी अदर? हेलो, जी बोलिए। लग रहा है हिस्टोपैथोलॉजी पे अगर हम एडिनोकार्सिनोमा आ जाता है जो कि 5% हाँ होता है, लेकिन हाँ, तो उसमें मैनेजमेंट में जो है स्टेज 2B की कोई मैनेजमेंट में खास, कोई डिफरेंस होगा? ना कोई खास फर्क नहीं है। वो ये होता था कि सर इम्यूनाइजेशन के लिए भेजेंगे एक हम एक पेशेंट को। एक मिनट सुनिए जनाब, एडिनोकार्सिनोमा हो तो सर्जरी वाज प्रेफर्ड ओवर रेडियोथेरेपी, लेकिन बात ये है कि सर्जरी जो है चाहे स्टेज 1 हो, उसमें भी इज एज गुड एज रेडियोथेरेपी। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक इम्तिहान का तल्लक है या प्रैक्टिस का तल्लक है, तो वो ये करने की जरूरत है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था, डिफरेंशियल क्यूरेटाज को बताइएगा सीए सर्विक्स में। हाँ, वो डिफरेंशियल, तो पहली बात तो ये है कि बिनाइन कंडीशंस लाइक एक्टोपी, उसके बाद इन्फेक्टिव अल्सर्स, लिम्फोग्रैनुलोमा, इन्वेनेरियम, ये इस तरह के अल्सर फॉर्मिंग, ये बिनाइन कंडीशंस हैं। और उसके बाद उसी में पॉलिप भी आ जाएगा, पॉलिपाई, जो 2-3-4 किस्म के सर्विक्स के पॉलिपाई, 3 किस्म के, 4 तो एंडोमीट्रियल पॉलिपाई 4 हैं और सर्वाइकल 3 है। तो वो टॉप पे पॉलिप, फिर वो सारे ये, देन malignant तो कार्सिनोमा ही, एडिनो या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यही मुझे पता है, और तो कोई नहीं। जी सकता है ना इसमें? सर डिफरेंशियल क्यूरेटाज, इससे जो हम पहले सर्विक्स से क्यूरेटिंग्स लेते हैं, फिर एंडोमेट्रियम से, हाँ, नाउअडेज ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन एग्जामिनर स्टिल आस्क फॉर डिफरेंशियल क्यूरेटाज। और नहीं, वो पहले इसलिए लेते थे कि सर्वाइकल कैनाल से, कि जब अगर आप सीधा डीएनसी करेंगे, ऊपर क्यूरेटाज करेंगे, वो सेल आके कैनाल में होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऊपर की एंडोमेट्रियम से पहले पहले एडिनो मतलब ग्लैंड्स का बायोप्सी ले लीजिए, सर्वाइकल ग्लैंड्स की या सर्वाइकल कैनाल की, फिर ऊपर जाइए। तो और मेरा ख्याल है ये ज़्यादा थियोरेटिकल थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। प्रैक्टिकली तो जैसे ये है कि ये पेशेंट टिपिकल केस ऑफ सीए सर्विक्स है, एज 60 साल, एज की पीक जो है 65 साल तक होती है। तो ये उस जोन में आती भी है और टिपिकल है, और वो सारा जो भी डिस्क्रिप्शन दी डॉक्टर मिसबा ने वो फिट होती है। तो इसलिए खाम खाम बहुत ज़्यादा चालाक बन के ये जितने मैंने नाम बोले हैं, पॉलीपाई, लिम्फोग्रेनुलोमा, ये वो ना ना उनमें मत चाहिए। खाम खा आपसे फिर वो लिम्फोग्रेनुलोमा की ट्रीटमेंट, उसका वो जो जिसके लिए आप तैयार नहीं, ये सीधा सीधा केस आप पे औखा कर जाता सर काइंडली एक और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें। है। सर अगर ग्रोथ ओस को क्लोज करी हो, उसको सारा उसने नेक्रोटिक उसको सारा हाँ डैमेज कर दिया हो, तो हाँ फिर जी, हमने बायोप्सी वगैरह लेनी है? जी बायोप्सी फिर आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी तो हो सकता है, एक, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। जी अगर नेक्रोटिक सरफेस है या नेक्रोटिक मटीरियल पड़ा है, आप कहिए आई टेक बायोप्सी फ्रॉम द मार्जिन, वहां मिनिमल नेक्रोसिस होगा और मैक्सिमल मैलिग्नेंट होंगे। तो इसलिए आपकी बात सही है, नेक्रोसिस जनरली सेंटर ऑफ द ट्यूमर में होता है, और कहिए आई टेक बायोप्सी फ्रॉम द मार्जिन और इवन सराउंडिंग एरिया जहाँ नेक्रोसिस नहीं है। सर सीए सर्विक्स में एंडोमेट्रियल बायोप्सी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो हमने लेनी है टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा फ्रॉम सीए सर्विक्स।
नहीं, मैं नहीं समझा, कौन सी बायोप्सी? सर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये नहीं, इसमें क्यों? एंडोमेट्रियल बायोप्सी सर। जी, मैं वही कह रहा, नहीं मैं नहीं लूंगा एंडोमेट्रियल बायोप्सी। इसमें तो typical growth starting from posterior lip extending into the vaginal wall, fornix and upper third of vagina. तो ये तो टिपिकल। ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो होता है वो तो कैविटी के अंदर ही होता है, बड़ा रेयरली वो एक्सटेंड करता है इनटू द सर्वाइकल कैनाल, अदरवाइज इनटू मायोमेट्रियम एंड सराउंडिंग एरियाज, वो उधर जाता है। तो इसमें मैं यही बार बार कहता हूँ, जरा सीधा सीधा केस हुए औखा ना बनाओ आप। अब इसमें आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डाल के तो के जी ये 60 साल की है बाबा 60 साल की है, लेकिन इसके 3 बच्चे और पुरलेंट डिस्चार्ज और वो फिजिकल फाइंडिंग, हर शय स्वाय एज के हर शय तो फोकस कर रही है इनटू सी सर्विक्स। आप खाम खा खींच के यू आर ट्राइंग टू बी टू कंप्लीट, टू कॉम्प्रिहेंसिव कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को रूल आउट करूंगी ना। अगर आप एग्जामिनर कहे भी कि जी हैव यू रूल्ड आउट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कि मैडम इसको बायोप्सी और फिर ये बायोप्सी से पहले फिजिकल फाइंडिंग्स और फिर सब्सिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स एंड बायोप्सी, दे tell us that it is C cervix cavity is healthy, cavity is healthy। चूँकि अल्ट्रासाउंड हमारे पास बेहतरीन टूल है तो से एंडोमेट्रियम में कुछ है कि नहीं है। It tells us about thickness of the endometrium, it tells us about any polyp, any growth inside। तो एट बेस्ट आप ये कहिए जी बायोप्सी तो मैं इसकी लूंगी, एंडोमेट्रियम का अल्ट्रासाउंड करूँगा। चलें 10 बज गए। सर लास्ट क्वेश्चन जी पूछ लीजिए। सर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया इन दीस केसेस, स्पेशली द सर्वाइकल कैंसर केसेस, एंड यू आर प्लानिंग अ बायोप्सी फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द दिस लीजन, देन यू हैव टू टेक द बायोप्सी फ्रॉम द एंडोसर्वाइकल कैनाल एज वेल। तो सर वो एंडोसर्वाइकल कैनाल से जो हमने लेनी है वो सीए सर्विस की एक्सटेंशन देखने के लिए ले रहे हैं या हम वहां से एंडोमीट्रियम को कोई देखने के लिए कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा कि इस बायोप्सी को जो हमने मार्जिन से ली इसके साथ एंडोसर्वाइकल बायोप्सी क्यों ले रहे हैं? ये बुक्स में लिखा हुआ है, तो सर इसमें कंफ्यूज थी मैं। चलो थोड़ा सा थैंक यू सर। मैं लिबर्टी ले लूं उस ऑथर के साथ जिसने ये लिखा है। आप इस सजेशन को इग्नोर कर दो, स्टिक टू बायोप्सी फ्रॉम द मार्जिन, जो विजिबल मार्जिन है, जरूरी नहीं एडिनोकार्सिनोमा जो हमने 3 दफा तो आज ही इस क्लास में बात होगी, 5% है, 95% तो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो यही होता है जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो, एग्जैक्टली यही होता है कि आप 90% को छोड़ के 5% के पीछे पै जाते हो, ट्रीटमेंट मरीज का कंप्लीट नहीं होता। इम्तिहान ना कीजिए प्लीज। तो अगर किताब में लिखा भी हुआ है कि आप सर्वाइकल कैनाल की बायोप्सी लो, ना, मैं आई विल नॉट गो प्रैक्टिकली। बी प्रैग्मेटिक, बी प्रैक्टिकल, डोंट डू दिस। सर एक्चुअली इन एग्जाम उससे पूछा गया था कि डिफरेंशियल क्यूरेटाज की आप सिग्निफिकेंस बताएं। सर काइंडली आप 1-2 लाइंस बता सकते हैं इसके बारे में? क्या सर डिफरेंशियल क्यूरेटाज की सिग्निफिकेंस? नो, सिग्निफिकेंस यही होगी कि ये जो है whether it is arising from cervical canal or if this endometrial carcinoma whether that is extending into cervical canal, उसकी क्यूरेटाज ऑफ सर्वाइकल कैनाल के तो यही 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और तीसरा तो नहीं है। लेकिन वो एग्जामिनर ने अगर आपको ट्रैक करके तो भी है, आप अपने सिरातो मुस्तकीम सीधे रास्ते रहो, इसी पे रहो, फोकस करो, सीधा सा केस है, गुंजाइश नहीं है अनलेस यू आस्क। जी सर इसके बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के ऊपर ये सर्विक्स का यूट्राइन साइज क्योंकि नेक्रोटिक होते तो फील नहीं होता, तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा यूट्राइन साइज एंड बायलैटरल एडिनेक्सिस स्टेटस पे। जब आप ईओए करते हो सीए सर्विस के लिए, इस बायोमैनुअल एग्जामिनेशन प्लस रेक्टल एग्जामिनेशन प्लस 2 फिंगर, एक रेक्टम में एक वजाइना में, ताकि इन बिटवीन कोई इन्फिल्ट्रेशन या है तो जैसा
इसमें पॉसिबल हो सकती थी, तो वो करते हैं। ये 3 बोलो कि मैं पहले EOA करूंगी जिसमें वजाइनल एग्जामिनेशन है, फिर मैं रेक्टल एग्जामिनेशन करूंगी, फिर 2 फिंगर एग्जामिनेशन, एक वजाइना में एक एनल के नाम, ताकि पता चले इंड्यूरेशन वहाँ इन बिटवीन है नहीं है। चलो जी, मेरी मीटिंग होती है 10 बजे, मैं उधर जाना है। थैंक यू वेरी मच, आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू। Thank you. थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। तो अभी आप लोग 50-60 के दरमियान हो, कम से कम मैं तो 100 चाहता हूँ आप आए। आप मेरी मदद नहीं करते, आप बताती नहीं लोगों को, प्लीज बताएं। थैंक यू। Thank you, sir.